यूएस, इजराइल और ईरान की वॉर शुरू हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं और इस वॉर के चलते हमें हर जगह महंगाई के बढ़ने का डर देखने को मिल रहा है। और वो क्यों? क्योंकि इजराइल और ईरान एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है और ये दोनों ही कंट्रीज इस वॉर के चलते एक दूसरे की ऑयल एंड गैस फील्ड्स के ऊपर अटैक कर रही है, यानी कि एनर्जी फील्ड्स के ऊपर अटैक कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ एनर्जी फील्ड्स के ऊपर ही अटैक नहीं किया जा रहा, ऑयल एंड गैस जिस रूट से शिप होती हैं, जिस रूट से ट्रांसपोर्ट होती है अदर कंट्रीज के अंदर, उस रूट से जाने वाली शिप्स के ऊपर भी अटैक किया जा रहा है, जिसके चलते पूरी दुनिया के अंदर जो ऑयल एंड गैस यानी कि एनर्जी की जो सप्लाई है वो डिसरप्ट होने का खतरा बना हुआ है, जिसका इंपैक्ट हमें ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। डेली बेसिस पर हमें हर एक मार्केट के अंदर सेलिंग देखने को मिल रही है और किसी दिन अगर हमें कोई रिवर्सल या बाउंस बैक देखने को मिलता भी है तो वो भी यूज किया जाता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए और फ्रेश सेलिंग पोजीशन क्रिएट करने के लिए। तो इसलिए इस वॉर के चलते जो इन्फ्लेशन के बढ़ने का डर बना हुआ है उसका इंपैक्ट हमें हर तरफ देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में हमें एक अनयूजुअल चीज देखने को मिली है और वो है गोल्ड के प्राइस की मूवमेंट। गोल्ड को वॉलेटिलिटी के टाइम पे एक सेफ एसेट माना जाता है, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी जब भी हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलती है किसी भी रीजन की वजह से, तो लोग अपना पैसा इक्विटी से निकाल के गोल्ड के अंदर शिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से हिस्ट्री में भी हमने देखा है कि जब भी हमें किसी भी रीजन के चलते, चाहे वॉर की वजह से हो, चाहे अटैक्स की वजह से हो, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हो, किसी भी वजह से जब भी हमें मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी दिखी है तो उस वक्त हमें गोल्ड के प्राइस के अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिली है। लेकिन आज के टाइम पे ये जो हमें वॉर देखने को मिली है, इस वॉर के अंदर गोल्ड का प्राइस बढ़ नहीं रहा है, गोल्ड का प्राइस बल्कि इक्विटी मार्केट के साथ साथ गिर रहा है। जब से वॉर शुरू हुई है यानी कि 3 हफ्तों के अंदर अगर हम देखें तो गोल्ड का प्राइस अपने हायर लेवल से लगभग 17% गिर चुका है। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस बार हमें गोल्ड का प्राइस बढ़ने की बजाय गिरते हुए देखने को मिल रहा है, उसको हम समझते हैं। होता क्या है, जब भी 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच में वॉर होती है तो जो ऑयल के प्राइसेस होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है हर एक इंडस्ट्री के लिए। अब जरूरी नहीं है कि हर वॉर के अंदर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। ऑयल के प्राइसेस बेसिकली तब बढ़ते हैं जब किसी वॉर से ऑयल की डिमांड एंड सप्लाई इंपैक्ट होने का खतरा होता है। जैसे कि अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो रशिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो कि ग्लोबल ऑयल का कम से कम 10 से 15% पार्ट जो है वो प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करती है। तो एक मेजर पोर्शन ऑयल का रशिया के जरिए प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट किया जाता है। इसलिए हमें रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे थे तो हमें वहां पर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिले। इसी की तरह अगर हम गल्फ वॉर की बात करें तो गल्फ कंट्रीज हैं ही ऑयल प्रोडक्शन के लिए फेमस, इसलिए हमें गल्फ वॉर के टाइम पे भी ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिले। और इसी की तरह अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इजराइल और ईरान भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं और ये दोनों ही कंट्रीज वॉर के दौरान एक दूसरे की ऑयल एंड गैस फील्ड्स के ऊपर अटैक कर रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिस रास्ते का यूज किया जाता है जो कि है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके जरिए टोटल ग्लोबल ऑयल का 20% पोर्शन उसी रास्ते से जाता है जो कि ईरान के कंट्रोल में है, तो उस रास्ते से जाने वाली हर एक ऑयल एंड गैस शिप के ऊपर भी ईरान अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, ऑयल एंड गैस की सप्लाई डिसरप्ट होने का खतरा बना हुआ है। इसी वजह से हमें ऑयल के प्राइसेस इस वॉर के दौरान भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से दुनिया भर में महंगाई के बढ़ने का डर भी बना हुआ है। अब ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन के बढ़ने का रिस्क कैसे बना हुआ है उसको समझने के लिए हमें ऑयल रिफाइनिंग की कंप्लीट प्रोसेस को समझने की जरूरत है। होता क्या है, जब भी ऑयल को जमीन से निकाला जाता है तो उसको तुरंत यूज नहीं कर सकते, उसको यूज करने लायक बनाया जाता है पहले, जिसके लिए करते क्या है, एक बड़ी सी डिस्टिलेशन ट्यूब के अंदर ऑयल को 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म किया जाता है, जिससे होता क्या है कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर उड़ जाते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे ऊपर हमें गैसेस देखने को मिलती हैं, ये वो गैसेस होती है जिनका यूज हमारे घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि ये एलपीजी गैसेस होती है। उसके नीचे हमें पेट्रोल देखने को मिलता है जिसका यूज गाड़ियों के अंदर किया जाता है। उसके नीचे हमें देखने को मिलता है नाफ्ता, जिसका यूज प्लास्टिक बनाने में, पेट्रोकेमिकल्स बनाने में और पेंट बनाने में किया जाता है। नाफ्ता के नीचे हमें देखने को मिलता है कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, और एयरप्लेन का जो फ्यूल होता है वो। उसके नीचे हमें देखने को मिलता है डीजल, जिनका यूज बड़ी गाड़ियों के अंदर किया जाता है, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर किया जाता है। उसके ठीक नीचे हमें देखने को मिलता है ल्यूब्रिकेंट ऑयल। उसके ठीक नीचे हमें देखने को मिलता है शिपिंग ऑयल, जिसका यूज शिप्स के अंदर किया जाता है।
और सबसे नीचे हमें देखने को मिलता है डामर, जिसका यूज किया जाता है सड़कें बनाने में। तो ये सब चीजें हमें मिलती हैं जब हम कच्चे तेल को रिफाइन करते हैं, और ये सभी चीजें जो हैं ये दुनिया भर में हर एक इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल की तरह काम करती हैं। इसलिए जब भी ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन सभी चीजों के प्राइसेस भी बढ़ते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में महंगाई के बढ़ने का डर बन जाता है। अब जब भी मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क बन जाता है तो जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए करते क्या है, वो इंटरेस्ट रेट को या तो अनचेंज रखते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं करते, या फिर वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। अब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल में आएगी उसको समझते हैं। इन्फ्लेशन होती कब है, महंगाई होती कब है, सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है। तो महंगाई बेसिकली तब होती है जब कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी भी प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार होता है। अब चाहे कोई भी रीजन हो कि वो मजबूर है उसको महंगे प्राइस पे खरीदने के लिए, या फिर वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा है तो वो महंगे प्राइस पर भी उसको खरीद सकता है। तो बेसिकली कोई भी रीजन हो, लेकिन जब कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी भी प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार होता है तब क्या होता है, तब महंगाई बढ़ती है, क्योंकि प्रोडक्ट के प्राइसेस हाई होने के बावजूद डिमांड कम नहीं होगी, इसलिए हमें महंगाई देखने को मिलती है। इसलिए अगर हमें महंगाई को कंट्रोल में लाना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है, तो उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी है कि हमें लोगों की जो परचेजिंग पावर है उसको कम करना पड़ेगा। जब परचेजिंग पावर कम होगी तभी डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो जो सेलर्स होंगे उनको अपनी इन्वेंट्री खाली तो करनी है, उनको अपना माल बेचना तो है ही, तब वो अपने माल को कम प्राइस पे बेचेंगे। तो लोगों की परचेसिंग पावर को कम करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, यानी कि लोन को महंगा कर दो। अब इससे होगा क्या कि आपको लोन महंगा मिलेगा। अगर आप कोई भी चीज खरीदते हो, फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी खरीदनी है, तो अब क्या होगा, अब आपको जो गाड़ी खरीदने के लिए लोन होगा वो महंगा मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, तो आप खुद ही डिमोटिवेट हो जाओगे गाड़ी खरीदने के लिए और आप उसको खरीदोगे ही नहीं। इसलिए जब भी इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क बनता है तो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं ताकि लोगों के लिए लोन लेना महंगा हो जाए और वो लोन ले ही ना, और जब लोग लोन लेंगे ही नहीं तो उनके हाथ में पैसा नहीं होगा खर्च करने के लिए, जिससे कि ऑटोमेटिकली जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, और परचेजिंग पावर कम होगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। इसलिए सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन जब भी बढ़ने का रिस्क बनता है तो वो इंटरेस्ट रेट को या तो बढ़ा देते हैं या फिर अनचेंज रखते हैं, घटाते बिल्कुल नहीं। और यही चीज हमें हाल ही की जो FOMC की मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी देखने को मिला। यूएस, इजराइल और ईरान की वॉर के चलते जो पूरी दुनिया भर में इन्फ्लेशन के बढ़ने का डर बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए जेरोम पवेल ने इस बार की मीटिंग में रेट्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए, यानी कि रेट्स को अनचेंज रखा है। अब आने वाले टाइम में रेट बढ़ेंगे या घटेंगे वो कंप्लीटली डिपेंड करता है इन्फ्लेशन के ऊपर। अगर इन्फ्लेशन के बढ़ने का रिस्क कम होता है तो फिर हमें आने वाले टाइम में रेट कट देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन का रिस्क हमें और बढ़ते हुए देखने को मिलता है तो फिर आने वाले टाइम में शायद ऐसा हो सकता है कि हमें रेट बढ़ते हुए भी देखने को मिल जाए। अब इंटरेस्ट रेट्स के अंदर जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं सेंट्रल बैंक्स के जरिए, इसका एक मेजर इंपैक्ट हमें गोल्ड के प्राइस के ऊपर भी देखने को मिलता है। होता क्या है, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ने के रिस्क के चलते सेंट्रल बैंक्स के जरिए इंटरेस्ट रेट को या तो अनचेंज रखा जाता है या फिर बढ़ा दिया जाता है, तो करेंसी जो होती है वो ज्यादा सेफ एसेट मानी जाती है एज कंपेयर टू गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि गोल्ड जो ग्लोबली ट्रेड होता है वो US डॉलर के अंदर ट्रेड होता है। अब जब भी इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा जाता है या फिर बढ़ाया जाता है तो जो डॉलर होता है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है, यानी कि डॉलर की वैल्यू और ज्यादा बढ़ती है। और डॉलर की वैल्यू बढ़ने की वजह से ग्लोबल मार्केट के अंदर जो गोल्ड होता है, क्योंकि वो US डॉलर के अंदर ट्रेड हो रहा है, तो गोल्ड जो होता है वो महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी के टाइम पे इन्वेस्टर्स अपने पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बजाय करेंसी में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब करेंसी में भी वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं, या तो वो डॉलर को होल्ड करके रखते हैं या फिर जो US बेस्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। उससे होता क्या है, उससे एक तो उनको करेंसी एप्रिसिएशन भी मिल जाता है, साथ ही साथ उनको एक डिसेंट रिटर्न भी देखने को मिल जाती है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमें इस बार वॉर के दौरान गोल्ड की वैल्यू बढ़ने के बजाय गिरते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है इंटरेस्ट रेट के चलते और इन्वेस्टर्स की जो डिमांड आ रही है डॉलर के अंदर उसके चलते। अब जरूरी नहीं है कि हमें गोल्ड की वैल्यू गिरते हुए ही देखने को मिलेगी और डॉलर की वैल्यू बढ़ते हुए ही देखने को मिलेगी।
जैसे जैसे हमें वॉर की टेंशन कम होते हुए देखने को मिलेगी, इन्फ्लेशन का रिस्क कम होते हुए देखने को मिलेगा, तो आने वाले टाइम में हमें इंटरेस्ट रेट्स के अंदर कट भी देखने को मिल सकता है, जिसके चलते हमें डॉलर की वैल्यू गिरते हुए देखने को मिल सकती है और गोल्ड के अंदर हमें एक अच्छी रैली भी देखने को मिल सकती है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।